लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। चुनावी अखाड़ा तैयार होने के लिए बस चुनावी तारीखों के ऐलान का इंतजार है। पालघर लोकसभा क्षेत्र पर आइए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कौन हो सकता है फतेह, कौन हो सकता है उम्मीदवार और आखिर हितेंद्र ठाकुर जो बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वेसर्वा है उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि राजेंद्र गावित को अगर टिकट मिली तो खतरे में है लोकसभा सीट शिवसेना के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और अगर हितेंद्र ठाकुर ने थोड़ी मेहनत कर दी तो हो सकता है अगला खासदार बहुजन विकास आघाड़ी का हो। आखिर ये सारी बातें क्यों कही जा रही है, आइए विश्लेषण करते हैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चली है। वर्तमान सांसद इस समय पालघर लोकसभा सीट से हैं राजेंद्र गावित। राजेंद्र गावित को लेकर तमाम तरह की अटकलें और शंकाएं उत्पन्न हैं और तमाम तरह की शंकाओं के बीच में कई सारे उनके कामकाज पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कहा जाता है कि राजेंद्र गावित का यह सीट पर वापस उम्मीदवार हो पाना मुश्किल भी लग रहा है। हालांकि एक तरफ देखें तो शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि अगला सांसद का उम्मीदवार पालघर लोकसभा सीट से राजेंद्र गावित ही होंगे और वो भी धनुष बाण के चिन्ह पर। हालांकि इस पर कई सारे संभ्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जारी है। चाहे आप ढाणू के जिला अध्यक्ष की बात करें और चाहे वसई विरार के जिला अध्यक्ष की ही बात करें, तमाम तरह के लोग बंद कमरे में अलग ही तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें एक नाम और सामने आ रहा है, वो है संतोष जनाटे। पूर्व में लोग बोईसर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़ना, उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं मिला। एंड मौके पर विलास खरे को मिल गया था, इसलिए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ना उचित समझा। उनका दमखम इतना रहा है कि फिर भी उन्होंने 29 से 30 हज़ार वोट खुद के बल पर लाने में कामयाबी हासिल की थी। आदिवासी चेहरा होने के नाते एक बार फिर से संतोष जनाटे का नाम चर्चा में बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि संतोष जनाटे, विलास खरे और राजेंद्र गावित, इन तीनों में से किसी को टिकट मिलने की संभावनाएं तेज हैं। संतोष जनाटे को मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, लेकिन अगर राजेंद्र गावित को मिलती है तो निश्चित रूप से राजेंद्र गावित शिवसेना के चिन्ह पर लड़ने की इच्छुक होंगे। लेकिन आखिर हार और जीत के बीच का जरा समीकरण समझ लेते हैं। पिछले चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी ने अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए अन्य चुनावों की तुलना में, यानी बीते 2012-2014 के बाद से लेकर अब तक के इलेक्शन में उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। उस वोट प्रतिशत बढ़ने के आधार पर अगर हम देखें तो अगर शिवसेना से खासदार राजेंद्र गावित होते हैं तो उनके पास शिवसेना का कैडर वोट, जो बेस वोट है, वो कहीं ना कहीं वो चित्र बितर हो गया है। यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बनने के बाद अभी भी उसके पास बेस वोट, कैडर वोट उन्हीं के पास है और नई शिवसेना जो है उसके पास बेस वोट की कमी है। राजेंद्र गावित के चेहरे पर अगर हम बात करें तो आदिवासी पालघर की तरफ, ढाणू की तरफ, विक्रमगढ़, बोईसर और सफाले, इनमें उनके चेहरे पर कुछ वोट मिल सकता है, लेकिन उसका प्रतिशत बहुत कम होगा। नाला सोपारा, वसई विरार की बात करें तो यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी का दमखम होने के नाते बीजेपी का परचम लहरा सकता है, लेकिन खासदार राजेंद्र गावित को बीजेपी के कार्यकर्ता और वोटर कितना पसंद करेंगे, इस पर अभी भी सवाल खड़ा हुआ है। क्योंकि बीते कुछ जो वर्षों में उनका कार्यकाल रहा है उसमें वसई विरार क्षेत्र में उनका कामकाज उतना अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्हें जनता बढ़ चढ़ कर वोट दे। हालांकि राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी की तरफ या नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले वोटरों की संख्या अच्छी खासी है जो वोट देते नजर आएंगे, लेकिन वह संख्या प्रतिशत अच्छा रहेगा ऐसा हम नहीं कह सकते। खासकर बहुजन विकास आघाड़ी का उम्मीदवार अगर बलिराम यादव या राजेश पाटिल होते हैं तो इन दोनों में से राजेश पाटिल अगर उम्मीदवार बनकर सामने आते हैं तो आने वाले समय में राजेश पाटिल के प्रति पूरे क्षेत्र में अलग ही माहौल बनने की संभावना है। कहा यह भी जा रहा है, सूत्र बताते हैं कि हितेंद्र ठाकुर और देवेंद्र फडणवीस का जो की मित्रता है वो अंदर कमरे में, यानी बंद कमरे में बहुत अच्छी है। देवेंद्र फडणवीस का और हमेशा देवेंद्र फडणवीस जहाँ जहाँ खड़े रहे हैं उन्होंने आवाज़ दी है, तो गिरीश महाजन आकर उन्होंने पैरवी की है और हितेंद्र ठाकुर ने उस बात को मान लिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर खासदार बहुजन विकास आघाड़ी का भी जीतता है तो रिपोर्ट कार्ड जो तैयार होगा उसमें अच्छे नंबर देवेंद्र फडणवीस के ही दर्ज होंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस बंद कमरे में ये चाहते हैं कि अगर शिवसेना का यहाँ उम्मीदवार राजेंद्र गावित हो तो बहुजन विकास आघाड़ी का खासदार जीत जाए तो उन्हें कोई परहेज नहीं होगा।
कारण साफ है कि अगर बहुजन विकास आघाड़ी का खासदार जीतता भी है तो जीतकर वो लोकसभा के चुनाव के जीतने के बाद केंद्र में वो भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देगा। ऐसे में अगर बलराम यादव हो, राजेश पाटिल हो या कोई और, इनमें से कोई भी उम्मीदवार जीतकर अगर बहुजन विकास आघाड़ी का लोकसभा में जाता है तो वह भारतीय जनता पार्टी के ही खेमे में दर्ज किया जाएगा। कारण यह है कि जिस तरह का माहौल है उसमें बताया जा रहा है कि उनकी सरकार बन सकती है। हालांकि ये समय आने में मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ये चाहते हैं कि लोकसभा का जो यहाँ पालघर का उम्मीदवार हो वो उन्हीं के बल पर, उन्हीं के सहारे या उन्हीं के माहौल के तहत जीत कर आए, ताकि रिपोर्ट कार्ड जो तैयार हो विधानसभा के लिए प्रयोग किया जा सके। ऐसे में हितेंद्र ठाकुर की भूमिका अहम हो जाती है। वो कौन सा उम्मीदवार खड़ा करते हैं, किस तरह से उसकी पैरवी करते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अगर हितेंद्र ठाकुर का उम्मीदवार बलशाली निकला तो आने वाले समय में बीजेपी या बड़े नेताओं का यहाँ आवागमन उस तरीके से ताकतवर तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से होना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि राजेंद्र गावित का जो जॉइंट है, कनेक्टिविटी है कार्यकर्ताओं के साथ में, वो उतना बेहतर नहीं है फिलहाल। हालांकि आने वाले समय में इन सब चीज़ों के बीच में दो ही भूमिका प्रमुख हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की महायुति का उम्मीदवार कौन होगा, और दूसरा उम्मीदवार बहुजन विकास आघाड़ी का कौन होगा। यहाँ पर कोई पीछे खड़ा नजर आ रहा है तो उद्धव बाला साहब ठाकरे का उम्मीदवार, उनका ना उम्मीदवार पता चल पा रहा है और ना ही पता चल पा रहा है कि आखिर आने वाले समय में उनकी लोकसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी पालघर लोकसभा के लिए क्या होगी, ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हालांकि अगर इनका कोई मजबूत कैंडिडेट आता है तो सिंपैथी के नाते वोट ये काट सकते हैं। कैडर वोट ये काटेंगे तो नुकसान अगर किसी का होगा तो शिंदे का होगा। शिंदे की पार्टी का कोई भी उम्मीदवार होगा सबसे ज़्यादा उसी का नुकसान होगा। यानी ये दोनों आपस में वोट बांट लेंगे तो बीजेपी से नाराज या बीजेपी का उम्मीदवार ना मिलने की वजह से जो कार्यकर्ता है या बीजेपी का जो बेस वोटर है वो बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ खिसक सकता है। ऐसे में संपूर्ण माहौल अगर ध्यान से देखें तो बहुजन विकास आघाड़ी का बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बेस वोट अभी भी बहुजन विकास आघाड़ी के पास पहले से है। बहुजन विकास आघाड़ी के पास एक टैग है कि किसी की सरकार बन जाती है, ये उसी के साथ समर्थन में हो जाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ तालमेल वो खासा फायदा कर सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हितेंद्र ठाकुर का कार्यकर्ताओं में लावा लेना, कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, यानी कि वसई से लेकर विक्रमगढ़ तक उनका जो कार्यकर्ताओं में लामबंदी है वो चालू हो चुकी है। ऐसे में इन सभी समीकरणों के बीच में खासदार राजेंद्र गावित की संकटें बढ़ने वाली हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो वर्तमान समीकरण है या वर्तमान जो स्ट्रैटेजी है उसको आने के बाद, उम्मीदवार घोषित होने से पहले या तारीखों के ऐलान के बाद आखिर क्या कुछ होता है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। फिलहाल हितेंद्र ठाकुर की भूमिका इस चुनाव में भी अहम हो चली है।